मैंने इसमें देखा है कि ये अंशु यादव ने हमारे संविधान की धारा को जिस धारावाहिक ढंग से, जिस तरह से उसके सब्जेक्ट को अपनी वाणी में व्यक्त किया है, शायद एक कुशल प्रवक्ता ही इस तरह से व्यक्त कर सकता है। इसलिए मैं अपने इस मंच से इस अंशु यादव को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उनका साथ देने वाले विकास गिरी और विशाल मौर्य, ये भी प्रशंसा के उतने ही पात्र हैं जितना कि अंशु यादव। कहने का मतलब ये कि इन तीनों छात्र छात्राओं ने आपके साथ उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की वाणी कुशलता आपके सामने व्यक्त की है। मैं जानता हूं कि ये बच्चे, ये छात्र और छात्राएं आज नहीं तो कल निश्चय ही एंकरर का रोल निभाएंगे। ये मेरा और मेरे दिल की ये पुकार है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, किनारों पे क्या रखा है। डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, किनारों में क्या रखा है। अरे अगर शिक्षा में आगे जाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, इशारों में क्या रखा है। इस तरह से इन बच्चों ने आपको अपने इशारों में शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सफाई, तरह तरह के अपने उदाहरणों और अपने द्वारा रचित कविताओं और शहर के द्वारा आप लोगों के सामने इस तरह से व्यक्त किया कि पता नहीं लगता था कि वास्तव में उनका अपना ज्ञान है या वास्तव में सरस्वती का ज्ञान है उनके दिल में, या उनके गुरुओं का ज्ञान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से गुरु और शिष्य के संबंध की बात, अरुणी की बात कही गई, जिस तरह से एकलव्य की बात कही गई, तो मैं गुरु और शिष्य के संबंध में मैंने एक कहानी छोटी सी पढ़ी थी। एक छात्र जिसका नाम अरुणी था, वो अपने गुरु के पास पढ़ते समय गुरु ने उसे जंगल में भेजा कि जाओ तुम लकड़ी चुन के लाओ। आश्रम में छात्रों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा एक इस प्रकार की क्रियाएं कराई जाती थी। तो अरुणी जब गया, देखा एक पेड़ है और वो पानी बह रहा है, बहुत तेज पानी बह रहा है, पानी रुक नहीं रहा है। लकड़ी चुनते चुनते देखा कि ये तो बात कर गया, इससे बहुत नुकसान हो सकता है, बस उसी पर सो गया। जब शाम हो गई तब गुरु ने देखा कि अरुणी तो वापस आया नहीं। अंत में जब वहां उन्होंने जाकर के देखा कि एक हमारा शिष्य ठंड से कांप रहा है, मरने की पोजीशन में है, और उसको उठा के आश्रम पे ले गए। जब वो स्वस्थ हुआ तो उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया। कहा गुरुजी, आप ही तो शिक्षा दिया करते थे कि अगर कोई आपत्ति हो, अगर किसी कारण से कहीं कोई मानव, कहीं कोई जीव जंतु आपत्ति में हो या उसका कहीं उसके प्रति अन्याय होता हो, तो तुम उसका निर्वहन जिस तरह से कर सकते हो करना। तो मैंने देखा कि सबके खेत के बहने की अपेक्षा अगर मैं सो जाऊं तो पानी बंद हो जाएगा। गुरुजी आपके वचनों का मैंने पालन किया। ये तो गुरु शिष्य का संबंध था। तो इस तरह से आप लोगों ने, मैं शास्त्र से लेकर, राजनीति से लेकर, शिक्षा से लेकर, गुरु शिष्य के संबंध से लेकर एक भी बातें छोड़ी नहीं है जिसको मैं कहूं। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग नहीं, बल्कि ये समाज आप लोगों को कहीं न कहीं तीखी आलोचना करने के लिए कुछ बातें छोड़ जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने किसकी, क्यों और कैसे आलोचना की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल में कहीं न कहीं इस समाज के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति कहीं न कहीं कोई न कोई आक्रोश है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग उस आक्रोश को निकाल करके, उनकी खरी बातों को निकाल करके आप उनके प्रति जो उनमें अच्छा गुण पाते हैं
उनकी अच्छी बातों को पाते हैं, उसमें लीजिए, उसमें जाइए और उसमें रहिए। ये आपके अध्यापक महोदय, मैं यहाँ बहुत पहले से आता हूँ, मैं आपका चिरपरिचित हूँ, लेकिन मैं और बातों के कहने से मैं परे की एक बात कहता हूँ। मैं ऐसे इसलिए कहता हूँ कि मेरे जीवन में अनेक इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जिसको कि मैं घटित रूप में जानता हूँ। बच्चों, इसमें जितने बच्चे आए हैं, मैंने देखा है कि जो बहुत लोअर क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यद्यपि उनके अंदर साहस है, ऊर्जा है, भाषा नहीं है, उनके अंतराल में बहुत कुछ है, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपने अभिव्यक्त की आजादी के विषय में कहा, बच्चों के अंदर वो अभिव्यक्त की आजादी है, वो जानते हैं, उनका मन मचलता है और बड़े जोश खरोश के साथ कहना चाहते हैं, लेकिन उम्र इतनी छोटी है, ज्ञान इतना कम है कि वह अपने उस ऊर्जा को और अपने उस आक्रोश को आपके सामने भली भांति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, समय बहुत हो गया है, आप लोग उठते भी हैं, लेकिन जब मुझे कहा गया है आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोग को अवश्य दूंगा। लेकिन इसी कड़ी में ये जो प्रांगण हमारा दिखाई देता है ना, इस प्रांगण में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बहुत शुरू से कहता आया हूं कि ये वादियां हैं प्यार की, ये वादियां हैं प्यार की, यही यहाँ की रीत है। ये वादियां हैं प्यार की, यही यहाँ की रीत है। बच्चों ध्यान देना, ये वादियां हैं प्यार की, यही यहाँ की रीत है। अरे फिसल गए तो हार है, अगर संभल गए तो जीत है। मैंने इसलिए कहा कि हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे साथी, जितने भी लोग हैं, सारे लोग आप लोगों को यही कहते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। आपके जीवन की यह प्रथम सोपान है, इस पर सफलता पाने के लिए आप प्रयास कीजिए, शिक्षा में ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। और हमारी एक छात्रा ने एक ऐसी आलोचना की थी जिस आलोचना पर मैं उसको जाना नहीं चाहता, और भाई राम अजूर जी ने उसको थोड़ा सा व्यक्त किया है दुपट्टे को लेकर के। तो दुपट्टा वास्तव में यह रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा था कि स्त्रियों का सौंदर्य कहां होता है, स्त्रियों का सौंदर्य कहां होता है। तो मैं कहूंगा स्त्रियों का सौंदर्य उनके अगूंठन में होता है, उनके अंगूठे में होता है। मेरे कहने का मतलब ये, वो चीज मुझे यहां दिखाई देती है, क्योंकि मैं जब लोकल हूं तो मेरे सामने से बहुत सी छात्र छात्राएं गुजरती हैं, शायद मुझे पहचानती भी है, देखती भी हैं। इस अवस्था में नहीं देखती हैं, घरेलू अवस्था में देखती हैं, लेकिन मैं उनको किस दृष्टि से देखता हूं, आज मुझे ये पता लगा कि केआरडी विद्यालय की छात्र छात्राएं जिस रास्ते से गुजरते हैं, अगल बगल बैठे हुए लोग अगर आपस में चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं, अरे भाई केआरडी विद्यालय की छात्राएं हैं, इनमें कितनी शालीनता है, इनमें कितना आपस में प्रेम है, इनमें कितना विद्यालय के प्रति रुझान है, अपने अध्यापकों के कथन को, उनकी बातों को किस तरह से मानती हैं और आपस में बातचीत भी करती हैं। तो केवल आपस में बातचीत करते हुए अपने उस मार्ग को तय करके विद्यालय तक पहुंचती हैं। मैं इसका अवलोकन करता हूं। इसमें से बहुत सी छात्राएं हैं जो मेरे पास से, मेरे घर से गुजरती हैं, अब मैं उनको डेली देखता हूं। वो न समझे कि मैं नहीं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं वो किस दशा में जा रही, कैसे जा रही हैं, उनका जाने आने का क्या मतलब है, विद्यालय के नाम को रोशन कर रही या नहीं। मैं इस बात को मैंने इसलिए कहा है कि और भी छात्राएं अगर मेरे पास से गुजरे तो ये जान लें कि मास्टर साहब बहुत पुराने विचार के व्यक्ति हैं और हम लोगों के आचरण पर जरूर ध्यान रखते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों का आचरण मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इस मंच से आपके आचरण के बारे में कुछ कहना पड़ा। छात्रों में ही कमी नहीं है, छात्र भी मेरे पास से गुजरते हैं तो मैंने उनको कभी हंसी मजाक करते नहीं देखा। जो छात्र हमारे पास से गुजरते हैं वो सोचते होंगे, उनको बस अगर यही
मानना है कि अगर वो जाना है तो रास्ते में जाते हैं, अन्यथा कुछ अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातों को करते हुए जाते हैं। ये सब बातें मुझे अच्छे, ये है हमारी शिक्षा की ये प्रथम सोपान है, ये प्रथम कड़ी है। और जहां तक साफ सफाई का मतलब है, साफ सफाई तो हमारे जन्म से पैदा होती है और मरने के अंत तक साफ सफाई होती है। इसके बारे में बहुत कुछ कहना अच्छा नहीं है। किसी ने, मैं नहीं कहूंगा, किसी ने भी कहा कि साफ सफाई का कुछ संबोधन होता है, कुछ रोक लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह विद्यालय जब हम लोग पढ़ते थे तो मैं फ्रौली इंटर कॉलेज का, जिला मेमोरियल कॉलेज का छात्र था, तो वहां के प्रिंसिपल साहब क्या करते थे, उनका दंड क्या था कि अगर आप प्रेयर के पहले वहां नहीं पहुंचते हैं तो आपका दंड क्या है कि आप मैदान में जितने खरपतवार हैं उनको चुन करके आप डस्टबिन में रख दीजिए, यही आपकी सजा है। तो यह शुरुआत हमारी साफ सफाई की जो है, हमारे प्रथम घर से शुरू होकर, मार्ग से शुरू होकर और विद्यालय तक आती है। जब मैं किसी विद्यालय में अध्यापक था रिटायरमेंट के पहले, तो हम लोग के ट्रेनिंग में एक बात बताई जाती थी, ये वातावरण के बारे में। आपके घर से लेकर के और आपके विद्यालय के बीच में, उस वातावरण के बीच में आपने क्या देखा, यह प्रथम हमारा क्लास होता था, तो उसमें हमको बताना पड़ता था और पूछना पड़ता था बच्चों से क्या देखा। कोई बच्चा कहता था कि मैंने कुत्ता देखा, कोई कहता था मैंने बिल्ली देखा, कोई कहता था मिठाई की दुकान देखा, जो छोटे बच्चे से कहते थे मैं खिलौना देखा। तो कहने का मतलब यह है, तो जब थोड़े बड़े लोगों से पूछा जाता था, अरे ये सब तो देखा तुम लोगों ने, लेकिन रास्ते को भी देखा, तो कहा कि कहीं पर टुकड़े पड़े हैं, कहीं पर ईंट पड़ी हुई है, कहीं पर मिठाई के ठोगे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब तब उनको बताना पड़ता था कि बेटा, ये तुम्हें जो वातावरण का ज्ञान कराया जा रहा है, उसमें तुम्हें कोई खराब वस्तु मिले तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। तो ये हम लोगों को क्लास में बताना पड़ता था। आज इसकी जरूरत नहीं है। आज तो जैसा हमारे मास्टर साहब ने कहा कि मलेशिया का उदाहरण दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया, महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी जी की सफाई के लिए वो जाते थे हरिजन बस्ती में, और वहां जा करके वो जहां पर वो बाथरूम रहता था उसमें अगर गंदगी होती थी तो उसको अपने हाथ से वो साफ करते थे। तो कहने का मतलब साफ सफाई और गुरु शिष्य के संबंध तथा शिक्षा में जो भ्रष्टाचार की बात आती है, तो आज तो हमारा देश भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचा है। हम अगर कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है तो शायद हम बिल्कुल अकथ बात करते हैं। जहां देखिए, जिस क्षेत्र में देखिए, जिस जगह देखिए, जिस क्षण देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। इसका कारण हम आप नहीं है, इसका कारण हमारे वातावरण से लेकर के हमारे संपूर्ण देश के अभिभावक, शिक्षक, वातावरण, राजनेता, हमारी कर्तव्यपरायणता और इसमें जो तमाम माफिया और ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनको कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग हमारी इस नैतिकता को बिगाड़ने के लिए इतना अनैतिक काम कर रहे हैं कि शायद हम उनको कर भी नहीं सकते। जैसा मास्टर साहब ने कहा है कि टेट की परीक्षा में, अब आप सोचिए कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार जो है एक परीक्षा करा करके, अब जो पढ़े लिखे बेकार लड़के हैं, बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, उनके लिए उनको एक उचित स्थान देना है, नौकरी देनी है, वहां पर पेपर को लीक करके कितने लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यह अनैतिकता नहीं है? है। अगर आपको हमारी सरकार या हमारा संविधान, हमारे संविधान का अनुच्छेद अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आपको बोलने की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है, तो आपका कर्तव्य भी, वह अधिकार आपका है और कर्तव्य भी आपका बनता है कि आप उस आजादी का सही अवलोकन करें, सही ढंग से उसको प्रयुक्त करें और सही रूप में उसको अपने कार्य क्षेत्र में व्यवहित करें। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, कहेंगे हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम सड़क पर चल सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप दूसरे को भी उसी तरह चलने दें। तो यह आपकी नैतिकता कहती है। लेकिन हमारा समाज विरोधी
हमारे देश के जो अनैतिक व्यक्ति हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर सही ढंग से चलें। तो यह जो विषय हमारा है ये इतना गूढ़ विषय है, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि एक दिन में, 1 घंटे में, 4 लाइन में, 5 लाइन में हम उसको चाहे कि व्यक्त कर दें और सबको सेटिस्फाइड कर दें, तो ये है क्वाइट इम्पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। तो बच्चों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, विषय बहुत व्यापक है, तो मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात बता दूं आपको। एक बार ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो हम 2 व्यक्ति बहुत पीछे, पहले बहुत पीछे बैठने वाले बच्चे जो होते थे उनको बड़ा झेकू कहा जाता, कहता तो कुछ नहीं था, पीछे बैठ के मुंह लुका रहा, ऐसा कहते थे लोग। तो हम लोग 100 टीचरों की एक ट्रेनिंग चलती थी, उसमें हम लोग 2 व्यक्ति हिंदी भाषी थे, बाकी सारे लोग बंगाली थे, उड़िया थे, मद्रासी थे और तरह के थे, हम लोग 2 आदमी थे। तो बहुत पीछे बैठा हुआ था, हम 2 व्यक्ति बैठे थे। तो 2 दिन तो उन्होंने क्लास लिया, तीसरे दिन उनकी दृष्टि में है कि 2 बच्चे अरे हैं तो टीचर, लेकिन जब क्लास में बैठे तो बच्चे ही हैं। तो वहां पर जब बैठे तो उन्होंने धीरे धीरे गए हमारे पास में, क्या व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज DL Singh. Where come you from? I come from UP. What are you doing this? Sir, I am not speaking anything, but thinking, what are you teaching? Why? Those the teachers who are jumping, who are asking question to you, but I am as a student, just like I am not. I am, if you are giving any important point, how I will give you when you deputed me to as a training teacher. Thank you, thank you. तब मैं जब बैठ गया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपने क्या अध्ययन किया? हमने कहा जो अध्ययन मैंने किया क्या मुझे आज ही बताना होगा? उनका नहीं। हमने कहा तब उन्होंने कहा 6 दिन जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो 7वें दिन आपको वो डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। उन्होंने कहा सर तब 7वें दिन ही हमसे पूछिएगा। जब 7वें दिन आया तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन कितना कितना समय देंगे किसका। तो मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग 2 दिन से 3 दिन से बहुत पीछे बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो पीछे वाले हैं, हम लोगों को जो सबसे बचता है वही सब्जेक्ट दे दीजिए। किसी ने 2 मिनट दिया, किसी ने 5 मिनट दिया, किसी ने 3 मिनट दिया, किसी ने 4 मिनट दिया। जब बाबू रणजीत सिंह से पूछे जो मेरे साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपने जो शुरू किया है, मैं और देव सिंह 2 आदमी सारे आपको क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से दूंगा जहां से आपने शुरू किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहन हाँ सर हो सकता है। हम लोग दोनों आदमी सब्जेक्ट बांट लेते हैं। बोले भाई कैसे बांट लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं मैथ, साइंस और ज्योग्राफी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री DL Singh डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। मैंने हाउ विल टाइम डू टेक? मैंने कहा सर while the question and the course is not finished, that time that I will take the time. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों अध्यापकों ने 3 दिन लिया और 6 क्वेश्चन को उनके जो 6 सब्जेक्ट थे सबको वहीं से डील करके और अंत में जहां उन्होंने खत्म किया था, समाप्त किया था, हम लोगों ने उनको वहीं ले जाके छोड़ा। तब उन्होंने DPI को नोट दिया कि अगर आपके कलकत्ता जिले में कहीं कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, कहीं कोई रिसोर्स पर्सन होता है, तो ये 2 छात्र जो स्टूडेंट के रूप में टीचर्स बैठे हुए हैं, इन दोनों को निश्चित ही रिसोर्स पर्सन के रूप में आप डिनोट कीजिएगा। बच्चों की अपने मन की बात कहनी है। मैं स्कूल जाने से मैं अपने रिटायरमेंट के 10 बरस तक मैं रिसोर्स पर्सन रहा। लोग कलकत्ता से बच्चों को पढ़ा करके आए होंगे और मैं आपकी धरती का पुत्र वहां से टीचरों को पढ़ा कर आया हूं। तो मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि मैं वहां पढ़ा के आया हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं
कि जो लड़के मेरी तरह सबसे पीछे बैठे हुए हैं उनके अंदर भी वही स्टेमिना होनी चाहिए, उनके अंदर भी वही जोश होना चाहिए, उनके अंदर अपने गुरुओं के बताई हुई बात को उसी तरह सीखनी चाहिए जिस तरह से हम लोगों ने रफातुल्लाह साहब को ये दिखा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के छात्र इतने टैलेंट होते हैं। हमने कहा सर आप डोंट क्लेम ऑन यूपी, यू विल क्लेम सिंगल वन पर्सन हु इज नॉट इलिजिबल पर्सन। वहां सभी लोग ऐसे नहीं हैं, वहां सारे लोग टैलेंट हैं। आपने हमारे यूपी को इस तरह से कैसे कर दिया कि यू कम फ्रॉम यूपी? नो सर, प्लीज टेक योर वर्ड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसलिए कहा कि यूपी की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है और आप जो है हमारे सारे सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे अपने आप पे एक विशेषता है। तो बच्चों, हमने ये अपनी छोटी सी कहानी इसलिए बताई कि इसी तरह से अगर आपके अध्यापक महोदय आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप छेपिए नहीं, आप शर्माइए नहीं, अपनी बात को 2 बार 3 बार 4 बार अपने अध्यापकों से पूछिए और वो फीडबैक कराएंगे, आपको बताएंगे कि आपको ये आता है कि नहीं आता, कैसे आएगा। ये हमारा है टीचिंग और लर्निंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या, हाउ टू टीच एंड हाउ टू लर्न, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे तुम सीखोगे। ये जो आदर्श है, ये जो बातें हैं, ये मैं केआरडी के छात्राओं में, छात्रों में और विद्यालय के समस्त अध्यापकों में पाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा जो संबंध है इस स्कूल के खुलने के पहले से और आज जो इस रैंक अवस्था में तब तक से मेरा संपर्क है। जो मैंने कहा था कि हमारे और आपके बीच की दूरियां मिट जानी चाहिए, आज मुझे बेहद खुशी है कि जिन बच्चों ने एंकरिंग किया है, जिन बच्चों ने अपनी बात को इतनी बुद्धिमानी से रखा है और वो आज हमारे उस कथन की दूरियों को दूर कर दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि उसके इस प्रकार से ऊर्जा को बढ़ाने का काम मौजे प्रकाश सिंह जी ने किया है। मैं तो कहता हूं कि आप गायक भी हैं, आप कवि भी हैं, आप समालोचक भी हैं, आलोचक भी हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप जो है इस तरह से बातों को रखते हैं, बच्चों को इंटरेस्टिंग करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने वो शब्द रखते हैं कि आप अगर कहीं सो रहे हो, उनकी बातें खराब लग रही हो तो ऐसे तरानों में बोल जाते हैं, कविताओं को कि लगता है कि आपके सामने कोई संगीत विद्या प्रस्तुत कर रहा हो। तो ये एक शिक्षक का गुण होता है। शिक्षक अगर बच्चों को जगा नहीं सकता है, बच्चों को आगे बढ़ा नहीं सकता है, बच्चों में ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता है, बच्चों को अनुशासन सिखा नहीं सकता है, बच्चों को अपने जीवन के सोपान को आगे बढ़ाने के लिए उसे उत्साहित नहीं कर सकता है, तो वास्तव में ही इज नॉट लाइक ए टीचर। वो वास्तव में वो जो है अध्यापक नहीं है। अध्यापक तो विदूषक होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई फिल्म का रील चल रही है, लेकिन बच्चों ये जान लो कि जो फिल्म में रील होती है वो रियल में नहीं होता है, रील में कभी रियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी रील चलती है, आप क्लास में बैठते हैं, आपका टीचर जो एक रील पैदा करता है वो रियल होता है। वो जो भी बताता है आप उसको ध्यान से सुने, उस पर अमल करें और उसी तरह से अपने जीवन में उसका अनुपालन करें, तभी जो है आप एक सफल छात्र होंगे और आपके गुरु शिष्य की महानता होगी। गुरु और शिष्य का संबंध तो अनुद्यासित है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे किसी लीडरशिप का क्षेत्र हो, चाहे किसी वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हे डॉक्टर देखा बीमार है कि ना हो, तो क्या है, गो भाई, ये नहीं कहेगा कि आप कहीं डॉक्टर साहब देखिए हम बहुत बीमार है, बड़ी तबीयत खराब है, लोग खा दिया ना। एक शब्द है मारेंगे, मारेंगे, एक शब्द है मारेंगे, एक शब्द है मारेंगे, तीनों एक ही बात है ना। मारेंगे माने डांट रहे आपको, ये बड़ा खराब शब्द लगता है। मारेंगे क्वेश्चन है, पूछते हैं क्या मारे तुमको? मारेंगे, ये हमारा अधिकार बनता है कि अगर बदमाशी करते हो तो मारेंगे। बेटा एक ही शब्द है, लेकिन 3 बार 3 भरोसे से कहा गया, 3 लाइन में 3 तरंगों से कहा गया, 3 तरह से कहा गया, लेकिन तीनों के कहने में एक अर्थ है। तो मैं ज्यादा समझ ले रहा हूं क्या?
तो बहुत समय तो हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ, शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात हमारे कुछ छात्रों ने किया है। तो उन छात्रों में मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 3-4 बच्चे वास्तव में मैं उस पॉइंट पर आऊंगा कि करीब करीब जितने बच्चे हमारे इस लिस्ट में आए हैं, उन बच्चों में आधे से ज्यादा बच्चों ने वो टू द पॉइंट का मतलब जो उनको सब्जेक्ट दिया गया था वो सब्जेक्ट से कभी परे नहीं हुए हैं। उन्होंने सब्जेक्ट की कड़ी को पकड़े रखा है। भले कम बोले हैं, भले ही ज्यादा नहीं बोल पाए हैं, शिष्ट भाषा नहीं रही है, जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने जिन बिंदुओं को पकड़ा था उसी बिंदु पर चले। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो उस बिंदु को आधा पकड़े हैं, आधे के बाद कहीं राजनीति पे चले गए हैं, कहीं दूसरी भाषा में चले गए हैं, कहीं उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ ली है। तो बच्चों, इसमें देखो, ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि आपके प्रधानाध्यापक महोदय ने